आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए उचित और लाभकारी मूल्य प्रति क्विंटल 315 रुपये किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को मिशन मोड में डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर संयोजन और परीक्षण सुविधा के लिए अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक ए मनालो आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय सहयोग पर 5वें भारत फिलीपींस संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के लखीसराय में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। घरेलू शेयर बाजार उच्चतम स्तर पर बंद, संवेदी सूचकांक 64,000 और निफ्टी 19,000 के पार। और ईद उल अजहा देश के विभिन्न भागों में उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई नई लाभकारी योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इन योजनाओं को मंजूरी दी गई। वर्ष 2023-24 सत्र के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इससे गन्ना उत्पादन और चीनी मिलों से जुड़े 5 लाख श्रमिकों को लाभ मिलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने गन्ने का सर्वाधिक खरीद मूल्य निर्धारित किया है। मंत्रिमंडल ने किसानों को प्रति 45 किलोग्राम बैग की कीमत पर 242 रुपये यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने का फैसला किया है। वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए यूरिया सब्सिडी के लिए 3,68,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। देश में 195 LMT पारंपरिक यूरिया के बराबर 44 करोड़ तरल नैनो यूरिया की बोतलों का उत्पादन करने वाले 8 नैनो यूरिया संयंत्र 2025-26 तक काम करना शुरू कर देंगे। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी, प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। नैनो यूरिया यानी कि एक बैग यूरिया इक्विवेलेंट एक 500 ml बोतल 500 ml बोतल को वाटर में सोल्यूबल करके स्प्रे करने से वो एक बैग यूरिया के बराबर हो जाता है। उसका प्रचार प्रसार देश में बहुत हुआ और किसानों ने नैनो यूरिया को एक्सेप्ट कर लिया। आज बड़ी मात्रा में नैनो यूरिया का यूज हो रहा है और नैनो यूरिया की एब्सॉर्ब पावर यानी कि जो नैनो यूरिया हम स्प्रे करते हैं 80% फसल के उपयोग में आ जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की सराहना की। श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इससे नए भारत में अनुसंधान और विकास की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। श्री अमित शाह ने कहा कि ये 50,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 1,21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 12 परियोजनाओं की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति की 42वीं बैठक में इन परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राजकोट, जम्मू, अवंतीपुरा, बीबीनगर, मदुरई, रेवाड़ी और दरभंगा में एम्स के निर्माण की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित लोगों से बकाया मुद्दों का समाधान करने और परियोजना पूरी होने की समय सीमा का पालन करने का निर्देश दिया। बातचीत के दौरान श्री मोदी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने मुख्य सचिवों से शहरी क्षेत्रों, विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में पात्र रेहड़ी पटरी वालों का पता लगाने और उनसे संबंधित योजनाओं का लाभ देने को कहा। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि मिशन मोड में सभी रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल
डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित किया जाए और स्वनिधि से समृद्ध अभियान के माध्यम से स्वनिधि लाभार्थियों के परिवारों के सदस्यों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिया जाए। प्रधानमंत्री ने सभी मुख्य सचिवों को G20 बैठकों के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। गुजरात सरकार ने कल एक सेमीकंडक्टर संयोजन और अहमदाबाद जिले के साणंद में परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में गांधीनगर में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस सेमीकंडक्टर संयोजन और परीक्षण संयंत्र से राज्य में 5,000 रोजगार सृजित होने की आशा है। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पहले चरण का संयंत्र 2024 के अंत तक परिचालन योग्य हो जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और फिलीपींस के विदेश सचिव एनरिके मनालो आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले द्विपक्षीय सहयोग पर 5वें भारत फिलीपींस संयुक्त आयोग JCBC की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान दोनों पक्ष राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री सहयोग, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, वित्तीय प्रौद्योगिकी सहित द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल फिलीपींस के विदेश सचिव एनरिके मनालो के साथ बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री S जयशंकर के निमंत्रण पर श्री मनालो 27 से 30 जून तक भारत दौरे पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में लखीसराय में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया कि वे आज दोपहर बाद मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत लखीसराय में हुंकार रैली को संबोधित करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध 15 राजनीतिक दलों के हाल में हुई संयुक्त बैठक के बाद श्री अमित शाह की ये पहली जनसभा है। वे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे दिल्ली विश्वविद्यालय कंप्यूटर सेंटर, प्रौद्योगिकी संकाय भवन और अकादमिक ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे। ये भवन विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में बनाए जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मई 1922 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के कुमार घाट में उल्टा रथ यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने भी दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक निफ्टी कल 19,000 अंक बढ़कर रिकॉर्ड 64,000 के स्तर पर पहुंच गया। अमेरिका और यूरोप के बाजारों की अच्छी स्थिति, विदेशी निवेश में बढ़ोतरी और बड़े शेयरों की खरीदारी के कारण शेयर बाजार में ये उछाल दर्ज किया गया। 30 शेयरों वाले बॉम्बे शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में कल 621 अंकों की बढ़ोतरी हुई और ये 64,037 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी भी 194 अंक बढ़कर 19,011 के स्तर पर पहुंच गया। ईद उल अजहा आज समूचे देश में मनाई जा रही है। इस अवसर पर ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी जाती है। दिल्ली में ईद की नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में अदा की जा रही है। उत्तर प्रदेश में ईद उल अजहा धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। प्रशासन ने इसके लिए व्यापक व्यवस्था की है।
आइए सीधे चले उत्तर प्रदेश अपने संवाददाता सुशील तिवारी के पास। सुशील जी बताइए, ईद उल अजहा के अवसर पर क्या तैयारी है वहां? देखिए चंद्रिका, इस वक्त पूरे प्रदेश में बकरीद को लेकर के बेहद जोश का माहौल है। बारिश हो रही है तमाम जगहों पर, खासतौर पे लखनऊ में भी, और लेकिन बावजूद इसके लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। लोग नजदीकी मस्जिदों में बकरीद की नमाज अदा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। रोड पर चहल पहल है, आवागमन है। लखनऊ में जो मशहूर टीले वाली मस्जिद है, वहां बकरीद की नमाज अब से थोड़ी देर बाद 9 बजे अदा की जाएगी। वहीं ऐशबाग मस्जिद में नमाज 10 बजे होगी। इसके बाद कुर्बानी की रस्म होगी। राज्य सरकार ने इस सिलसिले में पहले से ही दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी नई परंपरा स्थापित न की जाए और सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी न दी जाए। खासतौर पर प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी को लेकर के सख्त आदेश हैं। जो विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था है आनंद कुमार, उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में लगभग 33,000 से ज्यादा मस्जिदों में आज बकरीद की नमाज अदा की जाएगी और पुलिस ने 2200 से ज्यादा हॉट स्पॉट यानी संवेदनशील स्थानों की पहचान की है और वहां पर खास एहतियात बरता जा रहा है। जी चंद्रिका। सुशील जी, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और विदेशों में रह रहे भारतीयों को ईद उल अजहा पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद उल अजहा प्रेम और बलिदान का पवित्र पर्व है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। धन्यवाद चंद्रिका। गन्ना किसानों के लिए कैबिनेट के अहम फैसले पर आज प्रकाशित लगभग सभी अखबारों की नजर है। अमर उजाला ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने पर लिखा है 5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। हिंदुस्तान ने राहत शीर्षक से लिखा है उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाने के साथ ही वैकल्पिक उर्वरकों के लिए पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी। राष्ट्रीय सहारा ने खाद्य सब्सिडी मंजूर करने की खबर सुर्खी में दी है। जनसत्ता ने समान नागरिक संहिता पर सैद्धांतिक समर्थन की खबर देते हुए लिखा है भाजपा को आपका साथ। अमर उजाला ने लिखा है संहिता को आप और जनता दल यूनाइटेड का समर्थन। देशबंधु ने बॉक्स में खबर दी है संसद का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू हो सकता है। नव भारत टाइम्स के पहले पन्ने की खबर है भारत का मानव रहित मून मिशन चंद्रयान 3 चांद पर उतरने को तैयार, 13 जुलाई को रवाना किया जा सकता है। दैनिक जागरण ने मुखपृष्ठ पर लिखा है देश में शोध को बढ़ावा देने की कवायद 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना को मंजूरी। राजस्थान पत्रिका ने एक रिपोर्ट के हवाले से खबर दी है देश वैश्विक विकास का इंजन बनने को तैयार, 2029 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए उचित और लाभकारी मूल्य प्रति क्विंटल 315 रुपए किया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति बैठक में रेहड़ी विक्रेताओं को मिशन मोड में डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर संयोजन और परीक्षण सुविधा के लिए अमेरिकी चिप निर्माता फर्म माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिके मनालो आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय सहयोग पर 5वें भारत फिलीपींस संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। और ईद उल अजहा का पर्व देश के विभिन्न हिस्सों में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।